लास्ट क्लास में अपन ने किया था एमओए, है ना। हमने इसमें देखा था कि एमओए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी होता है। जैसे कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी होता है। उसके अंदर 5 7 6 क्लॉजेस हमने पढ़े थे। नेम क्लॉज के अंदर हमने पढ़ा था कि नेम क्या होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड होना चाहिए। इसके साथ साथ में वो प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्शन ही होना चाहिए उसके ऊपर। रिस्ट्रिक्शन किस चीज से रिलेटेड, कुछ वर्ड्स यूज करने से या फिर गवर्नमेंट से पेट्रोनेज शो करता हो, वो ऐसे वैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन लो और आप कर सकते हो। फिर इसके बाद था प्रोहिबिशन, कुछ वर्ड्स का प्रोहिबिशन है, क्या है, आइडेंटिकल टू और नियरली टू सिमिलर विथ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। और ऑफेंसिव है, ऑफेंस मतलब आपका नाम कंपनी का ऐसा है जिससे कि कोई ना कोई ऑफेंस होता है, जैसे फ्रॉड करो या इस तरीके का आपने कर लिया। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो प्रोहिबिटेड है, ऐसे नाम तो आप यूज ही नहीं कर सकते। कुछ अलग वर्ड्स है, कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स है, जैसे यूनियन, एम्बलम, एम्पायर, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सारे के सारे आप वर्ड्स नहीं यूज कर सकते हो विदाउट परमिशन। ठीक है, इसके बाद में हमने किया था, डिपेंड करता है बेटा, गवर्नमेंट से कोई भी परमिशन इजीली नहीं मिलती है वैसे तो। अगर आप प्रैक्टिकली पूछे तो इजीली नहीं मिलती है, आपका कोई ना कोई वहां पे कनेक्शन होना चाहिए तो ही आपको परमिशन ग्रांट करते हैं। आपका कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी तरीके का तो आपको ये गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलती जल्दी से। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आते हैं, इसके बाद में हम आए थे नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ नेम। आपने नेम देख लिया, उसको रिजर्व करना है। रिजर्व किसके पास करेंगे, आप आरओसी के पास भेजेंगे। इफ एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आरयूएन फॉर्म में करेंगे, इफ न्यू कंपनी है तो स्पाइस प्लस के अंदर, या फिर आरयूएन से भी कर सकते हैं। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आपको 60 डेज का आपको रिजर्वेशन मिलता है। अगर न्यू कंपनी है तो 20 डेज का मिलता है, जिसको कि आप बढ़ा सकते हैं इधर 20 डेज करके या 40 डेज करके। 20 डेज करके कर रहे हो तो फर्स्ट 20 डेज के लिए 1000 रुपीज आपको पे करना है, सेकंड के लिए 2000, और एक साथ आप 40 डेज इंक्रीज कर रहे हो तो एक साथ 3000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आरओसी चेक वगैरह करेगी, सब कुछ सही है सारी चीजें, और आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट या फिर नेम चेंज अपने रजिस्टर्स के अंदर वो चेंज नेम लिख लेगी। फिर इसके बाद में आता है कि अगर आपने नेम देते हुए कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, कोई सप्रेस्ड इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या होगा बेटा आपके ऊपर, प्रोसीडिंग्स होगी। इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो वो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा और फाइन लगेगा ऑफ 1 लाख रुपीज। इफ इनकॉर्पोरेट हो गई है तो 3 चीजें होंगी। फर्स्ट क्या, नेम ऑर्डर करेंगे, वही नेम चेंज करने की बात होगी कि आप क्या करो, नेम चेंज करो, ऑर्डर मिलेगा, और वो ऑर्डर से 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, तीन नहीं सॉरी, हाँ 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, नेम चेंज करना है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड जनरल मीटिंग। ठीक है, फिर इसके बाद में था आप क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक ऑफ एंड वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप कौन करेगा, एनसीएलटी। आरओसी क्या करेगा, उसको एप्लीकेशन लगाएगा और पिटीशन फाइल करके इसका वाइंडिंग अप करवा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज था। ऑब्जेक्ट के अंदर ये था, ऑब्जेक्ट क्लॉज से रिलेटेड है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। कहाँ से आई है बेटा डॉक्ट्राइन, कहाँ से आई, एशबरी रेलवेज एंड एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन लिमिटेड वर्सेस रिचे। इस इस केस से ये डॉक्ट्राइन आई थी। क्लियर है, ये पढ़ के आइए केस क्या है, नहीं पढ़ा तो ये केस आप पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपके इतना डिटेल में ये नहीं है तो हम एक्स्ट्रा डिटेल इसकी नहीं करेंगे। क्लियर है, अब आता है बेटा नेक्स्ट हमारा एओए, सेक्शन 5 एओए। एओए क्या, एओए क्या होता है, जनरली अपन बोले एओए क्या होता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी होता है, लिखो इसके अंदर। एओए क्या होता है,
इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट किया था बेटा, इसके अंदर ए आपको पता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसमें सारी चीजें लिखी हुई होती है, सब चीजें हैं कि कंपनी कैसे वर्क करेगी। जो ऑब्जेक्ट लिखा है कंपनी ने अपने क्लॉज के अंदर, अपने एमओए के अंदर, उस ऑब्जेक्ट को अचीव कैसे करेगी। ठीक है, ये चीजें लिखी हुई है किसमें, एमओए के एओए के अंदर। ठीक है, चलिए सेक्शन 5 के अंदर ना बेटा 6 चीजें लिखी हुई है। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, एओए कंटेन्स रेगुलेशन। पहले मैं लिख लूं फिर आप उस हिसाब से लिख लो। ठीक है, एओए कंटेन रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। फिर आता है कंपनी कैन इंक्लूड एनी एडिशनल मैटर्स। फिर इसके अंदर बताया गया है इंट्रेंचमेंट के बारे में। इंट्रेंचमेंट पे पड़ा पड़ा सा लग रहा है, नहीं गायब बिल्कुल। चलो एंट्रेंचमेंट, फिर इसके अंदर बताया गया है फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं इसके अंदर, और टेबल ऑफ आर्टिकल्स। FGHI से होती है ना, उसके अंदर क्या है, मॉडल आर्टिकल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें लिखो, मत छोड़ो इसको। डायरेक्ट अपन आता है इसमें, एओए के अंदर सारी की सारी चीजें होती है। जो हमको फॉर्मेट्स दिए हुए, जरूरी नहीं हम एज इट इज ही रखें, उसमें से कुछ चीजें हटा सकते हैं, कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये दोनों सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 ये कहता है। अब हमारा आता है बेटा सब सेक्शन 3 से, एंट्रेंचमेंट हमें जरूरी है। लिखो, लगा लिया, चार्ट बना लिया। चलो चार्ट के अंदर लिख लो, फिर मैं लिखवा रही हूँ वो लिखो। ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो, थर्ड लिखना, प्रोविजंस रिगार्डिंग entrenchment, forms of articles, बस फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स लिखो, बहुत ऊपर। मॉडल आर्टिकल्स तो क्योंकि शेड्यूल के अंदर गिवन। ठीक है, एंट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है बेटा, एंट्रेंचमेंट मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने एक प्रोविजन, एक क्लॉज डाल दिया आर्टिकल्स के अंदर कि भाई अगर आपको चेंज करना है ना इसके अंदर, एओए के अंदर चेंज करना है, तो आपको एसआर से ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि क्या हुआ, मान लो
नोबिता और डोरेमोन ने एक कंपनी बनाई। नोबिता, डोरेमोन, शिजुका बोल देते हैं अपन, शिजुका ने मिलके एक कंपनी बनाई, NDS लिमिटेड। और उसके अंदर क्या डाला, AOA बन रहा था सारा का सारा। डोरेमोन को परमानेंट डायरेक्टर वहां पे बना दिया कि यहाँ का परमानेंट डायरेक्टर होगा ये, कोई नहीं रिमूव कर सकता। इसको रिमूव करने के लिए, वैसे आप डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो है ना जनरल मीटिंग में, पर इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, आप परमानेंट कर दो। परमानेंट डायरेक्टर बोल दिया, प्लस क्लॉज डाल दिया कि भाई AOA के अंदर चेंजेस करके परमानेंट डायरेक्टरशिप से इसको हटाएंगे और फिर इसको हटा देंगे। परमानेंट डायरेक्टर तो मतलब जब तक जी रहा है तब तक डायरेक्टर है, पर ये तो AOA के अंदर लिखा हुआ है ना। AOA के अंदर चेंजेस करो, परमानेंट डायरेक्टर वहां से हट गया तो आप डोरेमोन को हटा सकते हैं। और बोला ये जो परमानेंट डायरेक्टर वाला, ये तो बेसिक वाली चीज हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, इसको परमानेंट डायरेक्टर बोला, प्लस एक क्लॉज डाल दिया। क्या कहा बेटा इसको क्लॉज में, कि अगर इसको हटाना है ना तो 90% वोटिंग लानी पड़ेगी आपको, तब जाकर के आप इसको डायरेक्टरशिप से हटाएंगे या ये क्लॉज चेंज करेंगे। क्लियर है? तो अपन क्या देखते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 50%, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75%। अब ये इससे ज्यादा है ना, तो क्या बोला जाएगा, इस प्रोविजन को क्या बोला जाएगा बेटा, एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन बोला जाएगा। क्लियर है? लिखो इसके अंदर, एंट्रेंचमेंट के अंदर लिखो बेटा, AOA can be altered, AOA can be altered only if procedure more restrictive, only if procedure more restrictive than SR is complied। क्लियर है? तो SR से ज्यादा वोटिंग के साथ में आप जब कोई चेंजेस करते हैं तो क्या बोला जाएगा, ऐसा क्लॉज डालिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए हमको, तो 80%, 85%, 90-95% लोग जब वोटिंग आएगी तभी हम चेंज करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, एंट्रेंचमेंट। ये जो ये क्लॉज हुआ ना जो ऐड किया है, इस क्लॉज को क्या कहेंगे, एंट्रेंचमेंट। क्या कहेंगे बेटा, इस क्लॉज को एंट्रेंचमेंट क्लॉज बोलते हैं, जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन से ज्यादा की आपने लिमिट लगा दी कि आपको चेंजेस करने हैं तो इससे ऊपर वाले वोट्स लेकर के आओ। और तो भी आपने सपोज यहाँ पे ये बात हुई, NDS लिमिटेड के अंदर ये बात हुई, नोबिता सॉरी डोरेमोन को बहुत टाइम से बनाया हुआ है डायरेक्टर, पर अब डोरेमोन क्या, डोरीमी के पास, डोरीमी नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, मीचैन, मीचैन के पास बहुत ज्यादा आता जाता है, वहीं पे ही टाइम लगा बिताता है, आधे से ज्यादा टाइम। तो क्या करा कि डायरेक्टर का जो पावर्स है ना, या उसकी जो ड्यूटीज है उसको सही से नहीं निभा रहा है, तो इसको हटा दो। अब बोला हटा तो देंगे पर इसके पास तो एंट्रेंचमेंट का क्लॉज है, 90% आनी चाहिए, 90% आती ही नहीं है जल्दी से, इसके लिए पिछली 2 बार से कर लिया। इसको रिमूव करने के लिए 90 से मतलब 90 के आसपास की परसेंटेज आती नहीं अपने पास वोटिंग की। ठीक है, तो इन्होंने मिली भगत करके कुछ भी जनरल मीटिंग बुलाई, और जनरल मीटिंग के अंदर डोरेमोन को रिमूव करने के लिए वोटिंग करवाई। वोटिंग इस बारी सपोज उन लोगों को भी दिख रहा था कि ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो वोटिंग सपोज इस बारी कितनी आई, 91% आई टोटल, नहीं इसके अगेंस्ट कितनी आई, 91% आई, इस हिसाब से इसकी, क्या बोल दिया मैंने, नहीं नहीं वेट, हाँ, डोरेमोन को रिमूव करने के लिए इन्होंने जनरल मीटिंग बुलाई, और इस बारी वोटिंग के अंदर कितनी आ गई, 91% वोटिंग आ गई।
कि हाँ हटा दो, फेवर में, मतलब जो डिसीजन है उसके फेवर में। डोरेमोन की तो अगेंस्ट हुआ ना, जो हमने सोचा था उसके फेवर में आ गई क्या, भाई हटा दो। अब ये जो 95 है ना, इससे सिर्फ और सिर्फ ये क्लॉज हटा है, डोरेमोन नहीं हटा गया। अब उसको तो हटाने के लिए दोबारा से आप क्या करो, वेटिंग वगैरह करो, वोटिंग वगैरह करो, सब करो। यहाँ पर अगर आप ये जो ये हम बोल रहे हैं ना, ये वाली बात आ रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ ये प्रोविजन को हटाया जा रहा है। अब जो भी आपको करना है उसके लिए दोबारा से वोटिंग करो। आए समझ में? क्लियर है? चलो लिखो इसके अंदर। एसआर से ज्यादा होना चाहिए। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने का इंट्रेंचमेंट, वो बोले नहीं 80% वोटिंग चाहिए, वो भी इंट्रेंचमेंट हुआ, क्योंकि एसआर 76% भी देते हो तो एसआर से ज्यादा का है, तो क्या माना जाएगा, इंट्रेंचमेंट क्लॉज। मोर देन इट, वो तो डिपेंड करता है ना उन्होंने क्या बोला है, कि मिनिमम 90% वोटिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब 90 होना चाहिए। ठीक है, या जो भी इन्होंने जो भी क्लॉज में लिखा है ना, उस हिसाब से चीजें हो जाएगी। क्लियर है? आज एंट्रेंचमेंट टॉपिक करके बेटा पिछला करेंगे, है ना? थोड़ी सी तबीयत मुझे ठीक से नहीं लग रही है, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा पाऊंगी। अपन एंट्रेंचमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस कर लेंगे। याद है? थोड़ा थोड़ा सेम ही भूल गए। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो भी आपको लगे वो मुझसे बोल देना। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं अपन, एंट्रेंचमेंट। अब ये क्या होगा, फर्स्ट वोटिंग से तो क्या होगा, ये प्रोविजन हटेगा 91% वाला। ठीक है, अब क्या होगा, अब डोरेमोन के लिए वापस से वोटिंग करो। क्लियर है? क्लियर हो गई एंट्रेंचमेंट वाली चीज? चलिए इसमें लिखिए क्या लिखा भी अपन ने एंट्रेंचमेंट के अंदर, बस ये एग्जाम्पल ही बनाया। लिखो इसके अंदर, मैनर ऑफ इंक्लूड इंक्लूजन ऑफ entrenchment provision।
दो टाइम पे अपन एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन लागू कर सकते हैं। तो कंपनी बन रही है, एओए बनाया है, उसी टाइम पे एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल दो। अब क्या हुआ, कंपनी तो बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब आपको लग रहा है एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन या क्लॉज डाल देना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कंपनी क्या करेगी बेटा, अमेंड करेगी एओए। अमेंडेड एओए किसके पास जाएगा, आरओसी के पास में। आरओसी सारा नोटिस वोटिस करेगी, सब करेगी, और अपने रजिस्टर के अंदर नेम चेंज कर दो। क्लियर है, लिखो इसके अंदर। यहाँ लिखो कब कर सकता है। अमेंडमेंट अगर आपको लाना है तो क्या होगा बेटा, इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या चाहिए, एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन लगाना है तो आपको यूनानिमस वोटिंग करवानी पड़ेगी। यूनानिमस मतलब 100%, सबकी हामी भरवाओ। अगर सपोज एक प्राइवेट कंपनी के अंदर है, सपोज अपन मान के चलते हैं 150 मेंबर्स हैं उसके, ठीक है। अब 150 मेंबर्स है, जनरल मीटिंग बुलाई गई कि एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालते, बोलते हैं नहीं, कुछ बोल रहे हैं हाँ, कुछ बोल रहे हैं नहीं, आपने तो फिर भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और सबको दे दिया कि साइन करके मेरे को पास कर दो। अब 150 में से एक आदमी मना कर रहा है नहीं, एंट्रेंचमेंट का क्लॉज नहीं डलेगा, तो अब यहाँ पर नहीं डलेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनानिमस, यूनानिमसली अग्री करने चाहिए इस चीज को। क्लियर है, लिखो इसके अंदर। लिखिए इसके अंदर क्या होगा, प्राइवेट कंपनी के अंदर तो क्या होना चाहिए, ऑल मेंबर्स मस्ट अग्री, और पब्लिक के अंदर क्या होना चाहिए, एसआर पास होना चाहिए। अब आपने क्या किया, एंट्रेंचमेंट यहाँ पे ये जो भी आपको प्रोविजन पास करवाना था क्लॉज के लिए, आपने वोटिंग वगैरह करी, सारी चीज होगी, आपने अपनी साइड से फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। अब क्या करना पड़ेगा, इस चीज का नोटिस आरओसी को भी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। अब आरओसी को नोटिस दिया तो किस में दे सकता है बेटा, दो चीजों में दे सकता है, इधर फॉर्म MGT 40 या फिर आई एन, हाँ INC 32 के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, लिखो यहाँ पे, नोटिस टू आरओसी। हमने एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल लिया, अगर हमारी फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे डाला तो नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही वो आरओसी के पास में पहुंच गया। प्रॉब्लम कब है, जब हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, हमारा एओए वगैरह रजिस्टर हो गया है, अब हमें एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना है। तो प्राइवेट कंपनी तो क्या करेगी, सारे के सारे मेंबर्स इस चीज को अग्री करने चाहिए, पब्लिक कंपनी के कितने होने चाहिए, वहां पे एसआर पास होगा, तब जाके आप एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल पाओगे। क्लियर है, अब यहाँ पर हमने हमारी साइड की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, तो कहाँ जाएगा, नोटिस टू आरओसी जाएगा। नोटिस टू आरओसी कैसे जा सकता है बेटा, दो तरीके से जा सकता है, इधर इन INC 32 और इन MGT 40। INC 32 में तो कब जाएगा, ऑन फॉर्मेशन, और MGT 40 के अंदर कब जाएगा, आफ्टर फॉर्मेशन। आप क्या करना चाह रहे हैं, एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन किया जा रहा है। ये नोटिस स्टार्टिंग में तो कोई बात ही नहीं है,
अगर एग्जिस्टिंग कंपनी नोटिस देनी तो क्या करना है बेटा, जब आपने इंट्रेंचमेंट प्रोविजन अपने आर्टिकल्स के अंदर डाला है ना, उससे 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को नोटिफाई कर दो। ठीक है, नोटिस टू आरओसी कितने दिनों में, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ entrenchment, फ्रॉम डेट ऑफ entrenchment of AOA। इनकॉर्पोरेशन, ये आईएनसी सारी सारी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो अपन फॉर्म्स फाइल करते हैं ना, वो आईएनसी के अंदर, आईएनसी 32। एमजीटी अपन आगे पढ़ेंगे, मैनेजमेंट वाला भी जब चैप्टर करेंगे तब इसमें पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ आईएनसी के अंदर भी कर सकते हैं, पर प्रेफर होता है एमजीटी 40 के अंदर। आईएनसी के अंदर भी ऑप्शन आता है, हाँ एमजीटी 40, रुको रुको, हाँ एमजीटी 40 है बेटा, 44, सॉरी। जब आईएनसी 40 के अंदर कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कंपनी, तो वो चाहे तो आईएनसी 32 के अंदर भी दे सकते हैं, पर यहाँ पे क्या प्रेफर किया जाता है, एमजीटी 40 के अंदर ही दो। क्लियर है अच्छे से? चलो आगे चलें। अब आता है बेटा इसके बाद में हमारा इसी के साथ ही था, अम, हम्म, ठीक है। अब हमारा आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि जो भी लोग कंपनी से डील कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको एओए और एमओए के बारे में पता है। नहीं पता, हमने तो देखा ही नहीं, हमने कॉपी ले ली थी, हम पढ़ नहीं पाए, कुछ भी रीजन था, क्या माना जाएगा कि भाई आपको पता था एमओए और एओए के बारे में, क्योंकि ये क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो एक नॉमिनल फीस डिपॉजिट करा के आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। और आप कंपनी से डील कर रहे हैं, तो कंपनी मान के चलेगा कि भाई ये मेरे से डील करने के लिए आए हैं, तो इनको पता होगा मेरे बारे में, जो पब्लिकली मेरी बात है वो तो पता होगी। आए समझ में? तो क्या बोला जा रहा है बेटा यहाँ पर, कि जो भी लोग, लिखो, ऑल दोज हु आर डीलिंग विथ कंपनी, ऑल दोज हु आर डीलिंग विथ कंपनी डीम्ड टू बी अवेयर, डीम्ड टू बी अवेयर डीम्ड टू बी अवेयर of what is of what is stated in MOA and AOA। तो मान के चलते हैं यहाँ पे, इसी का ही एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट। वो ये बोलता है कि सपोज कंपनी के अंदर क्या बोल रखा है, कंपनी के अंदर ये बात हो रखी है कि भाई कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, वो लोन लेंगे, कितने से, 25,000 से ऊपर का अगर वो लोन लेते हैं ना बैंक से, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, इनके उसमें जो लोन है, उसके लिए जब 25 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हैं अगर बैंक से, तो क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, और वहां उस जनरल मीटिंग के अंदर एसआर पास करना पड़ेगा 25 लाख से ऊपर लोन लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टर को पता था, फिर भी डायरेक्टर ने लोन ले लिया, बैंक वाले क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे, डायरेक्टर बोले अरे
आपको पता होना चाहिए था कि मैं अकेला 25 लाख से ऊपर का लोन नहीं ले सकता। मेरे को क्या करना पड़ेगा, एसआर पास कराना पड़ेगा, या फिर बाकी डायरेक्टर्स की मेरे को है ना एडवाइस लेनी पड़ेगी, उनमें वोटिंग कराना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, फिर हम क्या करेंगे, लोन लेंगे। अब ये चीज बैंक वालों को नहीं पता। बैंक वाले तो क्या देखेंगे कि भाई क्या हुआ है, जनरल मीटिंग कॉल की गई थी, उसमें वो बोल रहे हैं एसआर पास हुआ था, तो बैंक वाले तो मान लेंगे सही बोल रहा है। अब बाद में बोले कि आप पता लगा लेते, अरे भाई कंपनी के अंदर आके थोड़ी ना बैठेंगे पता लगाने के लिए, कंपनी के अंदर आके थोड़ी ना बैठेंगे पता लगाने के लिए। हम मान के चलेंगे कि जनरल मीटिंग का नोटिस आपने सर्कुलेट किया था, वो हमने देख लिया था कि हाँ जी जनरल मीटिंग का जो वो है सर्कुलेट हो रहा है, उसका जो भी नोटिस है वो। अब नोटिस सर्कुलेट हो गया, पर आपको पता है क्या नोटिस हो गया, उस मीटिंग भी हेल्ड हो गया, मीटिंग के अंदर एसआर पास हुआ नहीं हुआ, जब तक कि आप कंपनी के एम्प्लॉय या उसी से वैसे नहीं हो। बीइंग अ थर्ड पार्टी आप ये चीज पता लगा सकते हो क्या, नहीं। तो ये क्या माना जाएगा, इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन, इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन की कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि आपको पता होना चाहिए, इंडोर मैनेजमेंट बोलता है भाई कंपनी के अंदर की बातें बाहर वालों को नहीं पता होती है। क्लियर है, चलो। लिखवा दो, इसके अंदर इतना ही लिखो। नेक्स्ट लिखो बेटा अपना डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और इसको और क्या कहते हैं बेटा, इसको और क्या कहते हैं, टर्कवॉन, टर्कवॉन्स रूल, इसको टर्कवॉन्स रूल भी बोलते हैं बेटा। टर्कवॉन्स रूल क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि टर्कवॉन थे, हाँ टर्कवॉन थे, उनके साथ में दिक्कत हुई थी, तो फिर इसको बोला गया कि इंडोर मैनेजमेंट एंड टर्कवॉन्स रूल। इसके अंदर भी यही हुआ था, जनरल मीटिंग बोली गई थी और बोला था जनरल मीटिंग के अंदर एसआर पास करवा करके फिर डायरेक्टर क्या ले सकता है, वहां तो कुछ और अमाउंट था पर मान के चलते हैं 20,000 से ऊपर का, पुरानी बात है 20 लाख से ऊपर का लोन लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर एसआर पास करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने नहीं किया, एसआर पास नहीं करवाया, वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास हुआ। फिर भी क्या हुआ, जो पर्सन है, किसका नाम लिया था अपन ने पीछे, नहीं डायरेक्टर ही बोला था, कुछ नहीं बोला था। ठीक है, ये पर्सन बैंक है, ठीक है। डायरेक्टर ने क्या किया, जनरल मीटिंग का नोटिस दे दिया, जनरल मीटिंग हेल्ड हुई और उसके अंदर क्या आ गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बैंक वाला बोलता है उनको क्या ये पता लगेगा, अपन तो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, बैंक नहीं सॉरी, डायरेक्टर क्या बोलेगा कि लोन ले लेते हैं। बैंक वाले देखेंगे कि ठीक है ऐसा ऐसा हुआ है, जनरल मीटिंग भी बुलाई गई है, तो वो बोलेगा ठीक है ले लो। बाद में ये क्या हुआ, पे नहीं कर पा रही कंपनी, तो डायरेक्टर की पर्सनल लाइबिलिटी आनी चाहिए, वो बोलता है कि नहीं नहीं पर्सनल लाइबिलिटी कैसे, मैंने तो बैंक के से कंपनी के लिए लोन लिया, हो तो कंपनी की वो हो गई लाइबिलिटी। बोलते नहीं बेटे, तुमने जो यहाँ पे नोटिस, नोटिस के बाद में इसको रखा अपने पास में, जनरल मीटिंग हुई उसके अंदर नोटिस आया, तो उसके अंदर क्या हुई, वोटिंग हुई। अब वोटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं आया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आया, है ना। तो अब बोलो कि भाई हमें क्या पता, बैंक वाले तो ये बोलेंगे हमें क्या पता मीटिंग में आप क्या क्या डिस्कस कर रहे हो, हम थोड़ा ना आके बैठ रहे हैं। बोलते नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पता होना चाहिए था। फिर इसका एक्सेप्शन आया इंडोर मैनेजमेंट का, ये कहा जाता है कि हर चीज आउटसाइडर को पता हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो क्या मान के चलते हैं अपन कि भाई ये इस बारे में किसी को भी नहीं पता हो सकता है।
ये हमारा इंटरनल मैटर, हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये हमारा इंटरनल मैटर है। क्लियर है? तो लिखो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर। इसका चार्ट कल बनवाऊंगी बेटा, ठीक है? अभी तो है, पुराना रिवाइज कर लेते हैं अभी। आज बिल्कुल भी वो नहीं है कि नया कुछ करो, मेरा दिमाग प्रॉपर चल रहा है आज। चलिए पुराना रिवाइज कर लिया अपन, है ना? हमने कहाँ से किया था? इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करें। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, है ना? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कैसे? आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स किसको देने पड़ेंगे? आरओसी को। आरओसी सेटिस्फाई होता है तो फिर क्या होगा? विथ फीस आरओसी को देने पड़ेंगे। आरओसी सेटिस्फाई होगा तो वो क्या कर देगा? आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ठीक है? और क्या लिखा था अपन ने इसके अंदर? रुको मैं देख लेती हूँ क्या क्या टॉपिक्स स्टार्टिंग से अपन ने कौन कौन से टॉपिक्स किए। अच्छा, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी से करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में बेसिकली किस पे, टू बेसिस पे डिफाइन किया गया है। एक तो पहला तो मेंबर, मेंबर के बेसिस पे क्या क्या होती है? पब्लिक प्राइवेट ओपीसी। और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के साथ में क्या हो गया बेटा? गारंटीड और शेयर्स। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। अब फिर नेक्स्ट आता है बच्चा अपना, हाँ, ओपीसी के बारे में था। ओपीसी के बारे में क्या कहा जाता है कि ओपीसी एक नेचुरल पर्सन होगा। जो ओपीसी का जो मेंबर होगा, एक ही मेंबर होता है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ऐसे ही नॉमिनी के भी बारे में लिखा कि रेजिडेंट और मेंबर्स के लिए नहीं नहीं, कहा गया? नहीं बेटा, इसके अंदर तो दोनों चीजें हैं, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रुको मुझे वो देखने दो एक बारी।
अच्छा ये अमेंडमेंट आया है, यस यस यस, ये तुम्हारे वाले में अमेंडमेंट लगेगा। मैं अभी वाले के हिसाब से, दिसंबर के हिसाब से वो वाला अमेंडमेंट दिसंबर में नहीं कर। हाँ, क्या होना चाहिए ओपीसी, क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है वेदर रेजिडेंट और नॉट, ठीक है। अब फिर वो क्या करेगा, एक नॉमिनी भी अपॉइंट करेगा उसकी डेथ या इनकैपेसिटी के केस में। नॉमिनी क्या काम करेगा बेटा, नॉमिनी कौन होगा, वो नेचुरल पर्सन होगा, वो भी सिटीजन सिटीजन इंडियन सिटीजन होगा, और वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। वहां वो जरूरी नहीं है, यहाँ पर जरूरी है नॉमिनी को। दोनों की सेम ही क्वालिफिकेशन है बेटा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए वेदर रेजिडेंट और नॉट, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब क्या होगा, नॉम रेजिडेंट इन इंडिया मतलब 120 डेज से ज्यादा वो इंडिया में रहा हो, क्लियर है। फिर इसके बाद में आता है हमारा कि वो क्या करेगा, जो नॉमिनी है उसकी रिटन कंसेंट लेगा, और वो क्या कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, नॉमिनी खुद विड्रॉ भी कर सकता है, और नॉमिनी हो सकता है इनकैपेबल हो जाए तो भी क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट की अपन ने देखी थी कि क्या प्रोसीजर होगा, और ये चीज इसको नोटिफाई करनी पड़ेगी टू आरओसी, ठीक है। इसके बाद में आता है रिलैक्सेशन, कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं इसको कि एनुअल रिटर्न नहीं बनानी इसको, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं करवाने, और यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जब एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं है तो उसके लिए जो भी सेक्शंस, जो भी उससे रिलेटेड सेक्शंस है वो भी इस पे नहीं लागू होंगे। इसके बाद आता है बेटा अपना पब्लिक कंपनी करा था इसके बाद में अपन ने। अच्छा, इसके बाद में प्रमोटर करा था। प्रमोटर कौन सा पर्सन होता है, जो एज प्रमोटर हो, किसमें, प्रोस्पेक्टस में, या फिर जो एनुअल रिटर्न है, एनुअल जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर क्या हो, एज आइडेंटिफाइड हो एज प्रमोटर। तीसरा, जो जिसके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्क करते हो, और कंपनी पे उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, वो क्या होता है बेटा, प्रमोटर होता है। फिर इसके बाद में क्या टॉपिक था, अब प्राइवेट कंपनी आएगी। इसके बाद में प्राइवेट पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। वो 200 मेंबर्स के अंदर कौन कौन काउंट नहीं होंगे बेटा, ज्वाइंट वेंचर्स काउंट नहीं होते हैं, एक्स एम्प्लॉयज नहीं काउंट होते, और प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। अब क्या माना गया है, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, मतलब उसके अंदर मेंबर्स मिनिमम कितने हो सकते हैं, 7, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। वो पब्लिक इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। यही चीज थी। इसके बाद में अच्छा, वो वाली क्लास वाला टॉपिक तुम्हारे से इनकॉर्पोरेशन वाली बात हुई होगी उसमें, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर्स, ये करवा दिया मैंने। हाँ, तो इनकॉर्पोरेशन वाला कुछ होगा, वो देखना बेटा क्या टॉपिक रह रहा है तुम्हारा उससे। इनकॉर्पोरेट करने के पहले के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नेम रिजर्व करो, एमओए और एओए ड्राफ्ट करो, उनको आरओसी के पास में भेजो। आरओसी उसके बाद में क्या करेगा, सारी चीजें देखेगा। एमओए और एओए के साथ में आपको क्या देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन दो तरीके के होंगे, कौन कौन से, पहला डिक्लेरेशन तो कौन देगा, डायरेक्टर्स देंगे कि हमने हमारी ट्रू नॉलेज के अंदर किया है। दूसरा डिक्लेरेशन जो प्रोफेशनल पर्सन है वो देंगे कि सारे के सारे लॉ के कंप्लाई, लॉ के जो भी प्रोविजन है वो कंप्लाई हमने कर। अब ये डिक्लेरेशन देने के बाद में क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ में पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स भी लगाना पड़ेंगे। और क्या लगाना पड़ेगा बेटा, क्या क्या चीजें आ गई उसके अंदर, एमओए, एओए, डिक्लेरेशन हो गई, सब्सक्राइबर्स की वो आ गई सारी की सारी इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन जाएगी सारी की सारी। तो ये सारी की सारी चीजें उसमें अपन अटैच करके आरओसी को दे देंगे। आरओसी के पास में पहुंच गया, वो चेक करेगा और सर्टिफिकेट इशू कर देगा, क्लियर है। चलिए
अब अगर गलत इंफॉर्मेशन दी तो दो केस सिनेरियो आएंगे, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो हटा देंगे उसको, वहीं के वहीं उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। इनकॉर्पोरेट हो गई है तो क्या क्या चीजें होगी बेटा, ये चार्ट बनवाया था मैंने आपको, वाइंडिंग वाइंडिंग अप कर देंगे। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल ही करेगा बेटा सारे काम, इस केस के अंदर ट्रिब्यूनल ही करेगा सारे के सारे काम। फ्रॉड का सेक्शन 447 लगेगा और ट्रिब्यूनल सारे के सारे काम करेगा। क्लियर है? फिर हमारा अपना इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद से क्या होगा, कंपनी एक जो भी लीगल पर्सन कर सकता है वो सारे के सारे काम करेगी, बिजनेस स्टार्ट कर देगी। इसके बाद में आता है हमारा एमओए, एमओए के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्लॉजेस हैं, हाँ, पावर्स है, स्कोप्स, कंपनी के बारे में सारी चीजें कि कंपनी कैसे कहाँ क्या काम कर सकती है, इसके पास में क्या पावर है और ये क्या नहीं कर सकती है। फिर इसके बाद में था इसके क्लॉजेस, जिसके अंदर फर्स्ट आता है नेम क्लॉज, नेम क्लॉज के अंदर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना जरूरी है। सेक्शन 8 कंपनीज को कुछ भी लगाना जरूरी नहीं है। इसके बाद में क्या होगा, नेम के अंदर क्या होगा, आप जो नेम यूज करेंगे उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ प्रोहिबिशन, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन किसकी, कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स, प्लस पेट्रोनेज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से आप पेट्रोनेज, पेट्रोनेज दिखता है, जो पेट्रोनेज का कैसे सीन हो गया बेटा, जैसे कि क्या हुआ, आपने बोला बीजेपी, वो बीजेपी रेस्टोरेंट लिख देते हैं, बीजेपी एसोसिएशन अपन मान लेते हैं। तो अब हम क्या कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि किससे रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, किसी से भी आपका नाम ऐसे रिजेंबल नहीं करना चाहिए, करता है ले सकते हो, पर क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन है 3 चीजों पे, नेम क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल या टू नियरली सिमिलर नहीं होना चाहिए, दूसरा अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, ऑफेंस, हाँ, उसके अंदर ऑफेंसिव वर्ड्स ना यूज। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है सिचुएशन क्लॉज, जिसके अंदर क्या लिखा होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ द कंपनी। लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर किस किस की क्या क्या लाइबिलिटी है, कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर बताया जाएगा कि मैटर कौन सा है और उसके इंसिडेंटल मैटर्स भी क्या करेगी कंपनी, परफॉर्म करेगी, काम कर सकती है उससे रिलेटेड। और लास्ट आता है अपना नॉमिनी क्लॉज, जो किसमें है बेटा, ओपीसी के अंदर। ओपीसी के अंदर नॉमिनी क्लॉज भी डालना पड़ता है, नॉमिनी का नेम डालना होता है उसके अंदर। क्लियर है? फिर आता है अपना डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, क्या बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की भाई एमओए के स्कोप के बाहर जाकर के आप काम नहीं कर सकते। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कंपनी को, नहीं, कंपनी से जो डील कर रहे हैं लोग उनको, कंपनी से जो डील कर रहे हैं, प्लस कंपनी को भी प्रोटेक्ट करता है, दोनों को प्रोटेक्ट करता है, कंपनी को, मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, तीनों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए। अब ये आया था हमारा एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आयरिश कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे के अंदर से यहाँ से आया है, जिसमें बोला गया है स्कोप के बाहर आप काम नहीं कर सकते। आपको करना है तो आप क्या करो, आरओसी के पास जाओ, अपने एमओई के अंदर वो चीज ऐड ऑन कराओ, और फिर जब आरओसी रजिस्टर कर लेगा उसके बाद से वो काम आप कर सकते हैं। जब तक आरओसी ने रजिस्टर नहीं किया, आपने एप्लीकेशन लगा दी, अभी तक आरओसी ने रजिस्टर नहीं किया है, तब तक वो एक्ट अल्ट्रा वायरस रहेगा। क्लियर है? चलिए, फिर आता है हमारा एओए, एओए भी सारी की सारी वो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है। इसके अंदर आता है एक एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट मतलब कि क्या हो गया, आपने एसआर से ज्यादा वाला आपने वोटिंग कर दी कि ये क्लॉज चेंज करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। ये जो क्लॉज होता है इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट, कि इतनी वोटिंग चाहिए फलाना फलाना क्लॉज चेंज करने के लिए, ये भी एक क्लॉज डालेंगे तो इसको क्या कहते हैं अपन, एंट्रेंचमेंट। ठीक है, फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि भाई लोगों को पता होना चाहिए, इंडोर मैनेजमेंट कंपनी के अंदर घुस के सब कुछ पता हो ये जरूरी नहीं। क्लियर है? चलिए बेटा,